नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में आपको कन्हैया हत्याकांड पर अपडेट दे देते हैं। एनआईए की टीम उदयपुर डीजे कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट में एनआईए की टीम ने एप्लीकेशन लगाई। दस्तावेज और आरोपी को सौंपने के आदेश अब कोर्ट दे सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कन्हैया हत्याकांड में बड़ा अपडेट। एनआईए की टीम ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में। दस्तावेज और आरोपियों को सौंपने के लिए एप्लीकेशन आदेश अब कोर्ट दे सकती है। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, क्या अपडेट? देखिए, इस समय भी एनआईए की टीम उदयपुर के डीजे कोर्ट में मौजूद है और उस पूरे मसले पर लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और संभवतः कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा। जो जानकारी है उसके अनुसार ये मांग की गई है कि जो निर्णय जो कि पूरा केस है उसे एनआईए के सुपुर्द में कर दिया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए थे, आसिफ मोहसिन नाम के जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, अब तक कुछ देर बाद में इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखिए कि जो पूरी तैयारियां हैं वो चुकी है और जो इस समय कुछ गहमा-गहमी जरूर फिर से देखने को मिली है। संभवतः कुछ जो कोर्ट है बहुत जल्दी आदेश जो है वो सुना सकता है। कुछ ही देर में 2 और आरोपियों को पेश किया जा सकता है और जो मोहसिन और आसिफ, जिन 2 आरोपियों को पेश किया गया था, वो यहाँ पर अभी एसआईटी द्वारा लाए जाएंगे। उसके देर बाद कोर्ट आदेश दे देगा और जब पूरा मामला एनआईए के पास जाएगा उसके बाद में एनआईए सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लेगी। साथ ही जो सभी दस्तावेज है वे भी एनआईए को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो इस समय कार्रवाई जारी है। कितनी देर में कोर्ट का आदेश आ सकता है? देखिए, किसी भी समय कोर्ट का आदेश आ सकता है क्योंकि लगभग इस पर जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। किसी भी समय आदेश आ सकता है। जो डीजे हैं वो इस समय अपने चैम्बर में मौजूद है और एनआईए की टीम कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी हुई है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी कोर्ट के बाहर मौजूद है। तो कुछ ही देर में आ सकता है। सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकर आएगी टीम। कल हमने जिस तरह से देखा था, कुछ वकील, बड़ी संख्या में वकील वहां पर मौजूद थे, जिस तरह की तस्वीरें कल दिखाई दी थी, क्या आज भी कुछ ऐसा माहौल, तस्वीरें नजर आ रही है? कपिल, देखिए, अभी इस तरह का माहौल कोर्ट में बनता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो 2 आरोपी हैं, वो जो कल जो 2 आरोपी लेकर आए थे, मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, उनके खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश था क्योंकि उन्होंने जिस निर्ममता से हत्या की थी उसके बाद में लोग काफी गुस्से में थे। ये जो 2 अन्य आरोपी लेकर आ रहे हैं, ये षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र में शामिल लोग हैं। तो इन षड्यंत्रकर्ताओं को लेकर यहाँ पर आ रही है। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी कोर्ट परिसर में नहीं है आरोपियों को लाने की, लेकिन हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर एसआईटी की टीम उन्हें यहाँ लेकर आ जाएगी और उनको जज के सामने पेश कराया जाएगा। जी, ठीक है। कोर्ट में एनआईए की टीम ने एप्लीकेशन लगाई है। दस्तावेज और आरोपी को सौंपने का आदेश कुछ ही देर बाद, सहयोगी कपिल बता रहे हैं, कुछ ही देर बाद आदेश कोर्ट दे सकती है। उदयपुर हत्याकांड में एक और अपडेट आपको दे देते हैं। आज जयपुर एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। कोर्ट में इनकी पेशी हो सकती है। एनआईए इनका रिमांड मांग सकती है। कपिल जुड़े हुए हमारे साथ। कपिल, रिमांड पर आज एनआईए डिमांड कर सकती है इनको लेने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, संभवतः एनआईए रिमांड पर ले सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ उदयपुर कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके बाद में अग्रिम जो कार्रवाई है उसमें एनआईए की टीम जुटेगी क्योंकि यहाँ के आदेश बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ के आदेश जो सुपुर्दगी के आदेश होंगे तभी एनआईए जो है इस केस को टेक ओवर करते हुए अपनी कस्टडी में आरोपियों को ले पाएगी। कोर्ट में रिक्वेस्ट करके उन्हें रिमांड पर लेने के प्रयास कर पाएगी। लेकिन सबसे पहले उदयपुर कोर्ट के आदेश इंपॉर्टेंट है। यह आदेश आने के बाद ही एनआईए की जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। हाँ, शंकर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, एनआईए की टीम पहुंची है यहाँ पर और अब एनआईए दोनों आरोपियों की, जो दूसरे 2 आरोपी हैं, उनको भी पेश कर रही है। रिमांड पर लेने की भी बात की जा रही है। कुछ बड़े खुलासे होने की संभावना है अब? और शंकर, देखिए, जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी की जब तफ्तीश के मामले पे आती है तो निश्चित तौर पे वो तमाम जो उनका जो तफ्तीश करने का एंगल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है स्टेट पुलिसिंग से। और जिस तरह से इस मामले में आतंक और आतंकियों संगठनों से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से बकायदा इस मामले पर कई तरह के इनपुट निकल के आ रहे हैं, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले का तफ्तीश का जिम्मा सौंपा गया। और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आती जा रही है और इसी के तहत बकायदा कहा जा सकता है कि आज
रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट से बकायदा रिमांड मांगा जाएगा और यहाँ पर कोशिश किया जाएगा जितना ज्यादा से ज्यादा दिनों के रिमांड जो है वो मांगा जाए, जिसके बाद उसके आगे पूछताछ की जा सकती है। हालांकि उसे अभी दिल्ली नहीं लाया जाएगा। उन दोनों आरोपियों को रिमांड पे लेने के बाद उसको राजस्थान में ही रख करके कई अलग अलग स्थानों को लेकर जाएंगे और उसके बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अधिकारी तकरीबन 10 लोगों की टीम जो है वो दिल्ली से गई है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश के लिए आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी जो दिल्ली में कार्यरत हैं वो यहाँ से गए, जिससे कि इस मामले पर आगे का इन्वेस्टिगेशन सटीक तरीके से हो सके, बेहतर तरीके से हो सके और तफ्तीश के दौरान कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए जो सीनियर अधिकारी हैं लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी खुलासे देखने को मिल सकता है। अच्छा, हर एंगल को लेकर खैर एनआईए है, तफ्तीश का तरीका भी का स्वरूप भी काफी वृहद होगा एनआईए का। इन पॉइंट्स को लेकर भी बातचीत की जाएगी, जांच की जाएगी, क्योंकि ये लोग सामने ये भी आया है शंकर, ये लोग कई बार पाकिस्तान गए, नेपाल गए और दूसरे देशों में गए, तो उसको लेकर भी इस एंगल को ध्यान में रखते हुए भी पूछताछ की जाएगी। और निश्चित रूप देखिए यहाँ पर कई संगठनों के साथ में इन दोनों आरोपियों का नाम जो है वो सामने आ रहा है और जिस तरह से पहले कई अलग अलग संस्थाओं के लिए कई संदिग्ध आतंकियों के साथ में उससे जो संबंध सामने आया है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे की तफ्तीश की जा रही है और उसके बाद आगे खंगाला जा रहा है कि किस तरह से इन लोगों की भूमिका काफी संदिग्ध रही है। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो इसमें किस तरह से किन किन लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था और किस तरह से कई स्पेशल सेल के साथ में जुड़ करके स्पेशल जो स्लीपर सेल जो होता है जो कई उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राजधानी दिल्ली के अंतर्गत में कई ऐसे स्लीपर सेल के बारे में पिछले कुछ समय पहले जानकारी मिली थी, जिसमें कि ये पता चला था कि विशेष तौर पर कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो राजस्थान के संभावना है स्लीपर सेल्स के होने की भी। निश्चित तौर पे स्लीपर सेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और उन तमाम एंगल्स को खंगालने के लिए ही कई अलग अलग टीम बना करके एनआईए की टीम आगे तफ्तीश करेगी और इस मामले में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई चौंकाने वाली जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। जी एक और बड़ी खबर आ रही है, उदयपुर हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग हिरासत में हैं। हत्या की साजिश रचने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार किया गया। दोनों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए गए 3 अन्य से पूछताछ की जा रही है। कपिल जुड़े हुए हमारे साथ। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आप चलिए, मोहसिन और आसिफ की गिरफ्तारी हुई है। हत्या की साजिश रचने के आरोप में 3 अन्य से पूछताछ भी चल रही है। अब एनआईए रिमांड पर भी इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की आज मांग कोर्ट से कर सकती है। कपिल जुड़े हमारे साथ। कपिल, अपडेट क्या? देखिए, अभी एनआईए के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर और लग सकती है फैसला आने में। दूसरी ओर आसिफ और मोहसिन जो 2 आरोपी आज इस पूरे मसले में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें लाने की तैयारी की जा चुकी है। कुछ ही देर में उनको कोर्ट परिसर में लाया जाएगा। पूरी सुरक्षा जरूर रखी जाएगी क्योंकि ये भी उसी मामले से जुड़े हुए आरोपी हैं। मोहसिन और आसिफ के बारे में आप कुछ बता सके कपिल? देखिए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी एसआईटी द्वारा अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर की गई है कि पहले इस पूरे मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई तो धारा 120 भी षड्यंत्र रचने की धारा इसमें नहीं लगाई गई थी। लेकिन जो कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, डिटेन करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो हत्यारों के अलावा षड्यंत्रकर्ता भी सामने आए और ये मोहसिन और आसिफ ये षड्यंत्रकर्ता के रूप में गिरफ्तार किए गए। अभी इन्होंने किस तरह से जो मोहम्मद रियाज अतारी है और मोहम्मद गौतम की मदद की थी, ये स्पेसिफिक अभी तक जानकारी जो है वो एसआईटी द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन षड्यंत्रकर्ता के रूप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये कुछ जानकारी सामने आ पाई, ये दोनों कहाँ से इनका संपर्क कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले हैं और साजिश इन्होंने कहाँ बैठकर रची, किस तरह से ये मुख्य आरोपियों के संपर्क में थे, क्या इस बारे में कुछ डिटेल मिल पाई? देखिए, कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। केवल और केवल जो गिरफ्तार आरोपी उनके नाम बताए गए और जो धारा जो 120 भी जोड़ी गई है ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा एफआईआर को और मजबूत बनाने के लिए भी और कड़ी बनाने के लिए कुछ और धाराएं जोड़ी गई है। एसआईटी का कहना है कि जो इंजरी रिपोर्ट जब सामने आती है उसके बाद में स्थिति और स्पष्ट होती है तो
जो इंजरी रिपोर्ट कन्हैयालाल साहू और जो उसका जो साथ में ईश्वर सिंह जो घायल व्यक्ति है, इनकी इंजरी रिपोर्ट जब मिली तो उसके बाद में धारा 307 एफआईआर में जोड़ी गई। धारा 326 जो कि बेहद महत्वपूर्ण धारा है, एक बड़ी धारा के रूप में इसको माना जाता है, जो गंभीर प्रवृत्ति के गांव पर लगाई जाती है। तो सामने प्रतीत होता है कि बेहद गंभीर प्रवृत्ति के गांव जो है वो मृतक और घायल व्यक्ति के शरीर पर मिले। अब इंजरी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद में धारा 326 लगाई गई है। साथ ही हथियारों को बरामद कर लिया गया। हथियार बरामद होने के बाद एफआईआर में आर्म्स एक्ट भी जोड़ दिया गया है। तो ये और धाराएं जोड़ी गई है जिससे एफआईआर थोड़ी और मजबूत हो और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिल सके। अच्छा, क्या ये पता चल पाया कपिल, वैसे तो आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक जानकारी अभी इनके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, क्या वारदात के वक्त ये दोनों मौजूद थे वहां पर आसपास, या फिर इन्होंने सिर्फ साजिशकर्ता ही हैं ये दोनों? देखिए, फिलहाल साजिशकर्ता के रूप में लिया गया है। संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो मैसेज कन्वे करने वाले जो लोग हैं वो इन दोनों आरोपियों द्वारा किया गया हो, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो रेकी करनी हो, या फिर रेकी के अलावा अगर हम बात करें कि उसकी दुकान कब खुलेगी, या फिर जो दूसरे मैसेजेस जो देने हैं उसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं। और साथ ही जो धमकी देने वाले जो लोग थे, जो जिसने कन्हैयालाल साहू को धमकी दी थी, उसमें भी ये शामिल हो सकता है। तो ये संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन एसआईटी जब इस पूरे मामले को स्पष्ट करेगी तभी जानकारी सामने आ पाएगी कि किस तरह की संलिप्तता इस पूरे मामले में इन आरोपियों की थी। अच्छा, एक बात और कपिल, मोहम्मद गौस जो मुख्य आरोपी, दो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्होंने एक ग्रुप में फोटो शेयर की थी, उस टेलर की फोटो शेयर की थी उन्होंने एक ग्रुप में, और कहा था ये जहां भी दिखे इसे जान से मार दो। क्या उस ग्रुप की जांच की गई, व्हाट्सएप ग्रुप की? क्या पता लगाया गया कौन कौन उस ग्रुप में शामिल थे? उस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में क्या जांच की जा रही है? एनआईए द्वारा, एनआईए को अभी इन्वेस्टिगेशन भले ही ना मिली हो, लेकिन एनआईए ने अपनी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के तहत जो दोनों आरोपी थे, इनके मोबाइल फोन को जब्त कर पूरे मोबाइल को खंगालने के लिए लैब में भेजा गया है। तो आप देखिए कि जब एनआईए मोबाइल फोन को खंगालेगी तो बारीकी से एक एक पहलू पर जांच करेगी और कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, क्योंकि एक जानकारी सोर्सेस के हवाले से और आई है कि हत्या करने के बाद में जो वीडियो बनाए गए उसे कुछ ऐसे ग्रुपों में भी डाला गया जो कि पाकिस्तान तक से जुड़े हुए थे। तो ये जानकारी सोर्सेस से मिल रही है, लेकिन इसकी जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन कई सारे ग्रुप में ये जुड़े हुए थे जिसमें ये। शुक्रिया कपिल, आप नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। कपिल, मेरे सहयोगी कपिल शिमाली उदयपुर से जुड़े। दोनों आरोपियों को कुछ ही देर बाद मोहसिन और आसिफ को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर मांगने की डिमांड भी एनआईए करेगी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के मंसूबे कैसे आतंकी हैं, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रही है। मोटरसाइकिल नंबर से जुड़ी पूरी कहानी यह बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अत्तारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शिमाली। तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन में 2611 का नंबर बेहद साधारण नंबर माना जाता है, लेकिन कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में लिप्त प्रमुख आरोपियों की गाड़ी का नंबर जब 2611 सामने आया और जब हमने इस नंबर की तफ्तीश की तो सामने आया कि यह नंबर बेहद खौफनाक जो है मंसूबों के साथ में इन आतंकियों द्वारा लिया गया था। देखिए, ये वो बाइक है, ये वो बाइक है RJ 27 AS 2611। ये बाइक मोहम्मद रियाज अत्तारी की बाइक है, जो कि साल 2013 में मोहम्मद रियाज अत्तारी ने खरीदी थी। पैशन प्रो इस बाइक को मोहम्मद रियाज अत्तारी द्वारा खरीदा गया था और इसी बाइक पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस कन्हैयालाल साहू की हत्या करने के बाद में
मालदास स्ट्रीट से फरार हुए थे, जो कि राजसमंद के भीम तक जा पहुंचे थे। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर ये गए थे और जिसका हमने कुछ देर पहले खुलासा किया था कि 26/11 नंबर लेने के पीछे इन आतंकी की क्या मंशा थी, क्योंकि 26/11 वो दिन है जब पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। मुंबई अटैक का वो दिन है और इसी तारीख के बाद में शायद मोहम्मद रियाज अतारी की जो मानसिकता है वो देश विरोधी होती गई थी। और जब ये बाइक खरीदने वाला था 2013 में, तो 5,000 रुपए का विशेष प्रीमियम देकर 26/11 नंबर लिया गया। वैसे 26/11 नंबर बेहद साधारण नंबर है, इसके लिए किसी तरह के प्रीमियम को नहीं दिया जाना पड़ता है, लेकिन इस नंबर को खास तौर पर बुक कराया गया आरटीओ में और बुक कराने के बाद में 5,000 रुपए की रसीद कटाई गई और इस नंबर को विशेष तौर पर बुक कराया गया। 2014 तक इसका इंश्योरेंस चला। बाद में मोहम्मद रियाज अतारी के पास में इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मंसूबे साफ तौर पर आतंकी थे और यही वजह है कि 26/11 नंबर उसने पसंद किया और इसके लिए 5,000 रुपए का उसने भुगतान किया था। तो ये जो बाइक है इस समय जब्त की जा चुकी है और उदयपुर के धान मंडी थाने में ये बाइक खड़ी है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बाइक को खरीदने और इस बाइक के नंबर को लेने के पीछे जो मंसूबे हैं वो भी पूरी तरह से जो हमने जो खुलासा किया उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बाइक है ये पूरी तरह से आतंकी जो सोच है उसको दिमाग में रखकर इस नंबर को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा लिया गया है। तो ये जो बाइक की तस्वीरें ये सभी के सामने हैं। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर में कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव उदयपुर रेंज आईजी का देखने को मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर दौरे के बाद देर रात आईपीएस की तबादला सूची जारी हुई, जिसमें उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान को राज्य सरकार ने हटा दिया। उनकी जगह सीनियर आईपीएस प्रफुल्ल कुमार को रेंज आईजी लगाया गया है। आईपीएस प्रफुल्ल कुमार ने आज रेंज आईजी का पदभार ग्रहण किया। इस बीच उन्होंने न्यूज़ 18 नेटवर्क से की खास बातचीत। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है, जिनमें 32 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा फेरबदल जो हुआ है वो है उदयपुर रेंज आईजी का। अब हिंगलाज दान की जगह सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रफुल्ल कुमार जो हैं उदयपुर के रेंज के नए आईजी होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पहली जिम्मेदारी और पहला चुनौतियां क्या उदयपुर के लिए हैं? देखिए, सबसे जो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है वो यही है कि उदयपुर में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया जाए, स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य हो सके। प्लस जो इस तरह का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें और लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी चिन्हित करके और एक अपेक्षित जो कानूनी कार्रवाई है उसके दायरे में लाया जाए। तो प्रयास यही रहेगा कि इन परिस्थितियों पे ये जो चैलेंजेस अभी हैं वो प्रशासन की एक टीम बना करके अपन उसको अच्छे बखूबी उसका निर्वहन कर सकें। सर, आप दूसरी बार रेंज आईजी लगे हो उदयपुर, इसके पहले भी आप रेंज आईजी रह चुके उदयपुर में। इस बार चुनौतियां थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, समय और परिस्थितियों के हिसाब से डेफिनेटली स्थितियां चेंज होती रहती हैं। पहले ये बात सही है, मैं रहा हूँ, लेकिन जो आज जो स्थितियां हैं वो एक अलग तरह का डायनामिक्स रिक्वायर कर रही हैं, अलग तरह के चैलेंजेस हैं, स्थितियां जो बनी हैं। और सिर्फ उदयपुर ही नहीं, मैं मान रहा हूँ कि ये जो आज के डेट में जो जिस तरह के अपने हर जगह जो एक स्थितियां डेवलप कर रही हैं, तो सभी जगह हमको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड इनको अपन लाइटली नहीं ले सकते। कोई छोटी घटना का भी संज्ञान लेकर के उस पर टाइमली कार्रवाई अपेक्षित। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस बीच उदयपुर में आज जगन्नाथ महाराज की यात्रा निकलेगी। उदयपुर में जगदीश चौक में बने जगदीश मंदिर से यात्रा आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसके बाद चांदी से बने रथ में भगवान जगन्नाथ शहर का भ्रमण करेंगे। इस बीच शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं उदयपुर रेंज आईजी का पद ज्वाइन करने के बाद आईपीएस प्रफुल्ल कुमार जगदीश चौक पहुंचे। इस यात्रा में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विष्णु जी, ओ विष्णु भगवान।
में कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद आज जगन्नाथ जो महाराज की यात्रा है वो यहाँ से निकलने वाली है और हमारे साथ मौजूद है एडीजी दिनेश हेमैन, जिनको जयपुर मुख्यालय से यहाँ पे स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के लिए भेजा गया है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, किस तरह का अभी जो है माहौल है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियां आपने की हुई है? क्योंकि बहुत बढ़िया अभी माहौल ठीक है, धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो रही है और लोगों की जो असुरक्षा की भावना है उसको एड्रेस कर रहे हैं और दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स और जनता सब अब यही देख रहे हो, सब चाहते शांति हो। और ये जो स्ट्रीट आप नॉर्मल टाइम में देखते हो कि पूरा टूरिस्टों से भरा हुआ रहता था, अब पुलिस से भरी हुई है। ये खुद भी नहीं चाहते वापस चीज़ें नॉर्मल हो। और आज शोभा यात्रा अच्छा निकलने के लिए हमने करीब हमेशा जितना जाब्ता लगता है उसके 2.5-3 गुना ज़्यादा बढ़ाई है हमने, करीब 2000 तक की जाब्ता लगाई है। प्लस आयोजक इनके वॉलंटियर्स भी हमारे साथ है और काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और हमें उम्मीद है शांति से निकाल देंगे। सर, आप उदयपुर में आज बहुत समय बाद आए हो, यानी पहली पोस्टिंग आपकी एसपी यहाँ पर थी, उसके बाद आज है, कितना अंतर अभी देख रहे हैं? सिचुएशन यहाँ बदली है उसको लेकर? नहीं, ऐसे कोई बहुत सा विशेष सिचुएशन बदली नहीं है। पहले भी 15 साल पहले भी ये शहर अमन और चैन की शहर थी और दोनों समुदायों में बहुत प्यार और मोहब्बत था, आज भी है। और ये जो घटना हुई है 2 इंडिविजुअल्स की घटना है, तो इंडिविजुअल्स की घटना पूरे शहर के शांति का माहौल मुझे नहीं लगता कि बिगड़ेगा इससे। लोग चाहते सारे साथ में बैठ के चाय पीते, साथ में धंधा करते, साथ में काम करते और बहुत जल्दी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। मीडिया का प्रेस ब्रीफ भी आप करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने वाले, क्या उसमें मैसेज देने वाले हैं? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हम तो मीडिया को बस बताने वाले हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं बस। सर, किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे आज? हाँ, वही आज करीब 2000 के आसपास जाब्ता लगा रखी है हमने जी। और सब जगह का ब्रीफिंग कर रखी है और हर पॉइंट पे जो अधिकारी पुराना रहा हुआ है और जिनकी कॉन्फिडेंस है लोगों पर, उनको लगा रखी है और हम उम्मीद करते हैं। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पर? वो डीजे का अभी हम बात चल रही है, अभी एक बार बात करके किस तरह से है क्या एक बार तो उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। हाँ, तो ये है एडीजी दिनेश हेमैन, जिनका कहना है कि यात्रा को लेकर के करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जाब्ता यहाँ पर लगाया हुआ है और जो अभी स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में। और शोभा यात्रा जो जगन्नाथ जी महाराज की यहाँ से निकलने वाली है उस पर पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। पूरी अहमदाबाद उदयपुर की तस्वीरें जहां भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पूरी अहमदाबाद और उदयपुर। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है भगवान जगन्नाथ की और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल। ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से। उदयपुर लिए चलते हैं आपको, जहां अब शांति व्यवस्था कायम है, जहां अब फिर से शांति व्यवस्था पटरी पर आ रही है, फिर से वहां पर लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं, फिर से अब वहां पर आज वहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, तो एक साथ लोग इस जगन्नाथ यात्रा के पूरी होने को लेकर वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, शांतिपूर्वक निकले यात्रा। मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। विष्णु, दिनेश हेमैन से आपने बात की, वो कह रहे थे 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और किसी तरह की कोई बात ऐसी नहीं है कि माहौल खराब हो। अब माहौल बिल्कुल पटरी पर है, वहां पर कानून व्यवस्था पटरी पर है। आज तस्वीर क्या, वहां पर जगन्नाथ यात्रा निकलेगी, तस्वीर क्या, शुरू हो चुकी है जगन्नाथ यात्रा, कितने लोग शामिल यहां पर? देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं जगदीश चौक पर, जो कि उदयपुर में जगदीश चौक है। जगदीश चौक में ये जो है भगवान जगन्नाथ जगदीश महाराज का मंदिर है और यहीं पर से आप जो करीब 2 घंटे बाद यानी दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच में भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू होगी और यह यात्रा शुरू होते हुए नगर भ्रमण करेगी। चांदी के रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार होकर के और पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और इसके लिए, लेकिन इसके पहले जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। दिनेश हेमैन जो कि एडीजी हैं और जयपुर से यहाँ भेजा गया है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, जिन्होंने कहा कि इस बार यात्रा के दौरान करीब 3 गुना जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो है पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन फिलहाल अभी जो है पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। किसी भी तरह की जो बाधाएं जो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर
पुलिस को मौजूद कर दिया गया है। करीब 100 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स इसमें शामिल होंगे, जिनमें करीब 10 से 15 जो है आईपीएस ऑफिसर हैं। कुछ 4 एडीजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इसको संभाल लेंगे। आज जो आईजी प्रफुल्ल कुमार है, जिन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया है, वे खुद यहाँ पर 2 से 3 बार आकर व्यवस्था को चेक कर चुके हैं। संभागीय आयुक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में पुलिस का दावा है कि लगभग 2000-2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो यात्रा जो है आज सकुशल रवाना होगी। जी दिनेश एमएन अभी कह रहे थे, विष्णु, जब आपने उनसे बात की थी उस दौरान वो कह रहे थे 2 समुदायों के बीच का मामला नहीं है, ये 2 व्यक्तियों के बीच का मामला, इंडिविजुअल मामला है ये। आज क्या दूसरा समुदाय भी इस आपकी अगर बात हुई हो उनसे, दूसरा समुदाय भी क्या कह रहा है आज के लिए, आने वाले दिनों के लिए? देखिए, इस बारे में दिनेश एमएन ने कुछ भी नहीं कहा है। बस जो संवेदनशील जो इलाके हैं, उदयपुर के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील कॉलोनियां हैं, जगह जगह पर ऐसे पिकेट्स बना करके पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल चूंकि कर्फ्यू का भी यहाँ पर असर जो है देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा उदयपुर के जो विभिन्न जो बाजार हैं, आज 34 दिन लगातार यहाँ पर बाजार बंद है। 28 तारीख को कन्हैयालाल साहू की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था दोपहर को, जिसके बाद शाम को कर्फ्यू लगाया गया और आज तक यहाँ पर कर्फ्यू है। तो ऐसे में जो मार्केट है पूरी तरीके से बंद है। शहर की सड़कों पर जो है आवाजाही काफ़ी और दिनों की अपेक्षा कम है। पर्यटन नगरी है तो पर्यटक भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब बात चलती है उनके समुदाय का, उनको कहने का मतलब था कि ये जो घटना है वो इंडिविजुअल है, किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति का मर्डर किया, ऐसे में वो इंडिविजुअल बता रहे थे। उनका कहना था कि कम्युनल राइट्स इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो वो कुल ना के इस चीज़ का डिफेंड कर रहे थे। लेकिन अब जो है पुलिस जो है इस बात पर संतुष्ट है कि जो तनावपूर्ण जो स्थिति है वो है, लेकिन पूरी तरह से उदयपुर शांत है। और आज इसी शांति की अरदास के अंदर आज भगवान जगन्नाथ उदयपुर की शहर की सड़कों पर निकलेंगे। इससे पहले जब ये घटना को अंजाम दिया गया था तो लग रहा था कि इस बार शायद वर्षों से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकल सकेगी, लेकिन पुलिस ने एश्योर किया, यहाँ के लोगों ने एश्योर किया पुलिस को कि हम यहाँ शांति बनाए रखेंगे। ऐसे में पुलिस और पब्लिक के बीच में हुए संवाद के बाद, कई मीटिंगों के बाद यह तय हुआ कि भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा है वो हर साल की तरह निकलेगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत में 30 नंबर की जो ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा है वो उदयपुर से निकलती है। उसके अलावा पुरी और अहमदाबाद के बाद में उदयपुर एक ऐसा शहर है जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा को में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 हज़ार लोगों के उमड़ने की भी इसमें शामिल होने की इसमें बातें कही जा रही है। भगवान जो जगन्नाथ है उनको चांदी के रथ को लोग जो है यहाँ पर खींचते हैं, इसके लिए रस्से लगाए गए हैं और पूरे नगर भ्रमण के दौरान लोग ही इस यात्रा को खींचते हैं। तो ऐसे में चांदी का जो ये जो रथ है वो हमको आपको दर्शकों को जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये चांदी का रथ तैयार किया जा चुका है। करीब 2 घंटे बाद भगवान जगन्नाथ यहाँ से शहर नगर भ्रमण के लिए रवाना होंगे। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े, देखिए और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद करीब 2 घंटे बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। करीब 2000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सभी लोगों से बातचीत कर ली है, बुद्धिजीवियों से बात कर ली है, यहाँ पर तमाम समुदाय से बात करके अब ये सुनिश्चित कर लिया गया है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ ना हो। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।